हवाओं से कह दो कि अपनी हद में रहे। हवाओं से कह दो कि अपनी हद में रहे, क्योंकि हम पैरों से नहीं अपनी हौसलों से उड़ान भरते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आप लोगों के लिए आ चुका है क्लास 12 इंग्लिश कोर का एमसीक्यू का भंडारा। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का इंग्लिश कोर में जो आप लोगों का फ्लेमिंगो बुक है, फ्लेमिंगो बुक में जो आपका प्रोज सेक्शन है, जो आपका प्रोज सेक्शन है, यानी जो आपका कहानी वाला जो पोर्शन है ना, उसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है हर एक चैप्टर्स का, देखिए यहाँ पर हर एक चैप्टर्स का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा। और इससे बाहर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस ये मतलब एक महातांडव वाला वीडियो है, एमसीक्यू का भंडारा है। बस आप इसको कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, एकदम 100% का गारंटी है। सारा क्वेश्चन जो भी प्रोज सेक्शन का जो भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हमारा यहीं से आएगा। वीडियो बहुत ही पावरफुल है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और मैंने आपको राइटिंग सेक्शन का हर एक चीज करवा दिया है, नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर, नोटिस, सब कुछ। अगर आपने नहीं देखा है तो हर एक वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हर एक चीज का लिंक दे दूंगा। और साथ ही साथ आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, जहां पर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, वीडियो पर आप लोग कंप्लीट बने रहिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। नहीं तो आधा अधूरा देखिएगा तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। तो वीडियो आपको यहाँ पर पूरा देखना है और एक एक करके हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिख रहा है सब कुछ। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हिच कंट्री हैज डिफीटेड इन फ्रैंको पर्शियन वार। तो फ्रैंको पर्शियन वार हुआ था, इस लड़ाई में कौन सा कंट्री यहाँ पर हारा था, कौन सा कंट्री यहाँ पर हारा था, ये बताना है। तो हार हुई है फ्रांस की। कौन हारा है? तो फ्रांस हारा है। और एक सीरीज आएगा जहां पर हम लोग इंग्लिश कोर का जो आपका 2 बुक है, फ्लेमिंगो और विस्टास, एक हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, जहां पर आप लोग देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। तो टेस्ट सीरीज होगा, लाइव होगा, आंसर नहीं लिखा रहेगा, आपको खुद आंसर बताना है, आपको खुद आंसर बताना है। 2 घंटा 3 घंटा का महा लाइव हम लोगों का चलेगा, बहुत ही जल्द आएगा। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, हर एक चीज बता दूंगा। ठीक है, चलो ये हो गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हिच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हेमिल इन स्कूल। जो एम हेमिल थे ये स्कूल में कौन सा लैंग्वेज पढ़ाते थे? तो ये फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि लास्ट लेसन तो हम लोग किससे पढ़ेंगे? तो फोन से पढ़ेंगे। तो फोन से देखो, फोन से यानी अल्फोंस डॉडेट, इसके ऑथर का नाम क्या हो गया? अल्फोंस डॉडेट। फोन से हो जाएगा, बस इस ट्रिक को आप याद रखो। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। भाई स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग में लग जाता है जंग। स्प्रिंग में क्या लग जाता है? जंग। जंग लग जाता है, लोहे का स्प्रिंग है तो भाई जंग लग जाएगा। तो जंग से आप याद रखो अनिस जंग। जंग से क्या याद रखो? अनिस जंग। यानी यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर का नाम क्या हो गया? अनिस जंग हो गया। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, हु वाज साहेब। साहेब कौन था? तो ये एक रेग पिकर था, यानी कचरा चुनने वाला। कचरा चुनने वाला को रेग पिकर बोला जाता है। और साहेब क्या है? तो एक रेग पिकर है। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज मुकेश। मुकेश कौन था? तो मुकेश एक बैंगल मेकर था, एक चूड़ी बनाने वाला था, एक चूड़ी बनाने वाला था। और इनका एक सपना होता है मोटर मैकेनिक बनने का। मुकेश का सपना होता है मोटर मैकेनिक बनने का। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। साहेब कहाँ पे काम करता था? तो साहेब एक टी स्टॉल में काम करता था। पहले तो ये कचरा चुनने का काम करता था, फिर बाद में ये एक टी स्टॉल में काम करते थे, जहां पर ये अपने मालिक को पसंद भी नहीं करते थे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। ठीक है, मुकेश क्या था? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। कहाँ पे जाके? तो एक गैरेज पे जाके, एक गैरेज, बाय गोइंग टू ए गैरेज, एक गैरेज पे जाके ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। देखो डीप वाटर, वाटर 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 यानी पानी। एक गिलास पानी पियेंगे भाई तो 2 गिलास, 2 गिलास यानी 2 गिलास पानी पियेंगे आप, इसको ऐसे याद रखो। पानी कितना गिलास पीना है? 2 गिलास। देखो 2 गिलास, 2 गिलास, 2 गिलास पानी कितना पियेंगे? 2 गिलास। इसलिए इसके ऑथर का नाम हो गया विलियम डॉगलस। विलियम डॉगलस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु फेयर्ड वाटर। वाटर से भाई कौन डरता है? तो डॉगलस, जो ऑथर है डॉगलस, ये वाटर से डरते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड व्हेन। जो यहाँ पर YMCA पूल में जो लेखक के साथ जो दुर्घटना हुआ था, कब हुआ था? तो उस टाइम लेखक वहां पे अकेले थे। ही वॉज अलोन, ही वॉज अलोन, वह अकेला था। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन। यहाँ पर मतलब जो लेखक है ना, उनका मतलब इनके साथ क्या हुआ था, बचपन में घटना हुआ था, तो किस जगह पे हुआ था? ठीक है, किस बीच पे हुआ था? तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बीच पे ये दुर्घटना हुआ था। और उसी समय से लेखक जो है पानी से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, द पूल्स डेप्थ एट द डीप एंड वाज, कितना था? 9 फीट था। कितना? 9 फीट, 9 फीट, 9 फीट। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 14, हु इज द ऑथर ऑफ द रेट रैप। देखो रेट रैप, रेट रैप यानी चूहेदानी, रेट रैप यानी चूहेदानी। ठीक है, तो रेट रैप को किससे खरीदा था? तो सेल में खरीदा था। उस दिन मार्केट में सेल लगा था और सेल में खरीदा था। तो सेल से याद रखो सेल्मा, तो ठीक है, सेल्मा लेजरलॉफ इसके ऑथर का नाम हो जाएगा। कितना सिंपल है। आगे देखो भाई, फुल एनर्जी के साथ आओ, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन, सेल्मा लेजरलॉफ वाज ए या फिर एन? तो ये एक स्वीडिश राइटर है। ठीक है, ये एक स्वीडिश राइटर है। ठीक है, आगे देखो, द रेट रैप स्टोरी इज सेट, क्या है? एमिड्स। तो यहां पर हो जाएगा द माइंड्स ऑफ स्वीडन। यहाँ पर जो स्वीडन जगह है भाई, देश है, ठीक है, स्वीडन जो जगह है, तो इसके जो माइंड्स है इस पर ये बेस्ड है। आगे देखो, द रेड रैप स्टोरी इज टोल्ड सो मी व्हाट, तो इन द मैनर ऑफ फेरी टेल, इन द मैनर ऑफ फेरी टेल इसका आंसर हो जाएगा। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हुम, यानी द स्टोरी मतलब यहाँ पर किस स्टोरी का बात हो रहा है? तो ये जो द रेड रैप वाला जो स्टोरी है, ठीक है, द रेड रैप स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूमती है? किस चीज के बारे में बार बार डिस्कशन हो रहा है इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पेडलर है, पेडलर कौन? तो यहाँ पर जो चूहेदानी बेचने का जो काम कर रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द पूरा कहानी घूमता है, बार बार इसी का जिक्र आता है। तो यहाँ पर अराउंड पेडलर द रेड रैप सेलर, जो रेड रैप सेलर है, जो चूहेदानी बेचने वाला जो फेरी वाला है, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। आगे देखो क्वेश्चन 19, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। देखो मैंने ट्रिक बताया था, इंडिगो, इंडिगो, इंड से हो गया इंडिया, गो माने जाओ, इंडिया क्यों जाओ? तो फिश खाने के लिए जाओ, फिश, देखो फिश, FIS, फिश। ठीक है, लुइस फिशर, लुइस फिशर इसके ऑथर का नाम हो जाएगा, ऐसे आप याद रखो। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड गांधी जी वेंट टू लखनऊ, कब? तो दिसंबर 1916, दिसंबर 1916 में लखनऊ आए थे। आगे देखो, whom did गांधी जी मीट इन लखनऊ, गांधी जी से लखनऊ में कौन मिलना चाहते थे? तो राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे? तो एक गरीब फार्मर, एक गरीब पीजेंट यानी कि गरीब किसान थे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, हु वेयर द विक्टिम्स ऑफ द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण। ठीक है, मतलब चंपारण में क्या हो रहा था भाई, यहाँ पर उन लोगों को टैक्स लग रहा था कृषि के ऊपर, वहां पर इंडिगो यानी कि नील की खेती वहां पर करने पड़ रहा था किसानों को, किसानों के साथ शोषण हो रहा था। यहाँ पर हो जाएगा पीजेंट्स शेयरक्रॉपर्स। ठीक है, पीजेंट यानी किसान, किसान को यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, जो भी अनाज वगैरह जो भी उपजाता था उनका टैक्स देना होता था अपने खेतों पर, यहाँ पर इंडिगो का फसल करना होता था। ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। पीजेंट्स माने होता है फार्मर, किसान, याद रखना, पीजेंट माने क्या होता है? फार्मर होता है, किसान होता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई डिड गांधी, व्हाई डिड गांधी क्या है? चीट द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, यानी जो गांधी जी थे ना, वह मुजफ्फरपुर के वकीलों को डांट रहे थे। क्यों डांट रहे थे? तो देखो पहला क्या है कि दे कलेक्टेड बिग फिश फ्रॉम द पुअर शेयरक्रॉपर्स, मतलब यहाँ पर ये जो वकील सब जो थे ना, ये गरीबों से, गरीब किसान से बहुत ज्यादा मतलब बहुत मोटी रकम वाली यहाँ पर फीस ले रहे थे। इसके चलते दूसरा दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कि दे वेयर इनह्यूमन टू देम, दे वेयर इनह्यूमन टू देम, मतलब गांधी जी का मतलब था ना, वो एक मानवता वाले आदमी थे, उनके मतलब बहुत जल्दी मतलब किसी का दुख दर्द समझ लेते थे। तो ये चीज हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन बी भी होगा। ये नहीं होगा दे वेयर स्कॉल्डिंग द फार्मर्स, ये नहीं होगा, बल्कि ये क्या कर रहे थे? फार्मर्स से ज्यादा फीस वसूल रहे थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी ए भी और बी भी, हमारा दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24,
व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ रिफंड टू द फार्मर्स फिक्स्ड। देखो जब यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह होता है, फिर बाद में जब केस जीत जाते हैं, तो वो मतलब जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो ब्रिटिश मैन जो थे, उन लोग बोलते हैं कि 25% पैसा यहाँ पर वापस कर देंगे, तो 25% याद रखना। और एक क्वेश्चन और मिल जाएगा, जो इंडिगो का जो खेती होता था ना, इंडिगो का जो खेती होता था, मतलब बोला गया था कि अपने जगह पे 15% जगहों में इंडिगो का खेती करना पड़ेगा, इस प्रकार का रूल वहां पे बनाया गया था। ये चीज याद रखना, इंडिगो वाला आएगा था 15% बोलना, और कितना रिफंड का जब बात आएगा कितना रिफंड करने के लिए मतलब खोजा था, तो 25% पैसा रिफंड करने के लिए खोजा था, मतलब बोला था कि 25% पैसा रिफंड कर देंगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, हु इज A.R. बार्टन। A.R. बार्टन कौन है भाई? तो एक मॉडर्न राइटर है, गोइंग प्लेसेस के ऑथर है, लिव्स इन ज्यूरिच एंड राइट्स इन इंग्लिश, यानी ऑल ऑफ दीज इसके राइट आंसर होंगे। सबके सब सही है। A.R. बार्टन, ये सबके सब यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे देख लो क्वेश्चन 26, द स्टोरी गोइंग प्लेस रिवॉल्व अराउंड होम। ये जो गोइंग प्लेस स्टोरी है ना, इसमें मैन दो करेक्टर है, एक सोफी है, एक जानसी है, एक सोफी है और एक जानसी है, तो इसी के इर्द गिर्द घूमती है, एक सोफी और एक जानसी, ठीक है। हर फैमिली, माने यहाँ पर सोफी के बारे में कहानी है, उसके परिवार के बारे में कहानी है, और उसके फ्रेंड्स के बारे में कहानी है, और उसके फ्रेंड्स का नाम है जानसी। तो यहाँ पर गर्ल्स का स्टोरी है, दोनों भाई यहाँ पर गरीब है। यहाँ पर जो सोफी है, ये तो भाई एकदम सपनों की दुनिया में जीती है, बट जो जानसी होती है वो प्रैक्टिकल लड़की है। उनको पता है कि भाई हम गरीब है तो हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, बट नहीं, इनको तो कभी फैशन डिजाइनर बनना है, कभी इनको एक्ट्रेस बनना है, कभी इनको खुद का बुटीक खोलना है। तो कुछ इस प्रकार की स्टोरी है, बहुत मजा आएगा। आगे देखो क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 27, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी। सोफी कैसी लड़की है? तो डे ड्रीमर, यानी दिन में स्वप्न देखने वाली। कुछ है नहीं इसके पास, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब है इनका। आगे देखो क्वेश्चन 28, व्हाट इज सोफी इन रियलिटी। तो भाई ये वास्तव में एक बिस्कुट फैक्ट्री में वर्कर थी, एक बिस्कुट फैक्ट्री में ये वास्तव में वर्कर थी। आगे देखो अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पेनकेक्स। भाई मैंने बोला था देखो केक्स है, तो केक्स जो होगा, केक्स हम लोग कब काटते हैं? बर्थडे में, और बर्थडे अकेले नहीं मनाते हैं बल्कि मित्रों के साथ मनाते हैं। मित्रों देखो मित्रन है ना, मित्र के साथ, तो अशोक मित्रन हो जाएगा इसके ऑथर का नाम, जो कि एक तमिल राइटर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। जेमिनी स्टूडियो का सेटअप कब हुआ था? 1940 में। जैसे फिल्म वगैरह बनता है तो भाई जो मेकअप का काम होता है, तो उसी के लिए यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो का सेटअप किया गया था। पहले के टाइम मतलब 1940 के आसपास का बात है, समझो कि उस टाइम हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, 1940 में, ठीक है। आगे देखो, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बट। जो जेमिनी स्टूडियो जो बनाया गया था, उसमें जो मेकअप जो खरीदा गया था वो किस ब्रांड का था? तो वह पैनकेक ब्रांड का था। किस ब्रांड का था? पैनकेक। याद रखो किस ब्रांड का? पैनकेक ब्रांड का था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि व्हाट वाज अशोका मित्रन जॉब इन द स्टूडियो। अशोका मित्रन जो थे वह स्टूडियो में किस प्रकार का काम करते थे? तो इसका काम यही था कि वो पेपर का कटिंग करते थे और उसको फाइल में रखते थे। देखो पेपर कटिंग है कहीं पर, हाँ, कट आउट न्यूज़पेपर को कट करते थे और इसको फाइल में स्टोर करके रखते थे, फाइल में इसको स्टोर करके रखते थे। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसका काम यही था, पेपर कट करना और उसको फाइल में संजो कर रखना। आगे देखो, Who was the founder of जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन थे? तो मिस्टर एस वासन। कौन थे? मिस्टर एस वासन इसके फाउंडर थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। इंटरव्यू के यहाँ पर द इंटरव्यू चैप्टर के ऑथर का नाम देखो भाई, हमने एक ट्रिक बताया था आपको। इंटरव्यू में किसका सिलेक्शन होता है? जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। तो वेस्ट, क्या वेस्ट, देखो VEST वेस्ट, देखो वेस्ट। तो भाई जो वेस्ट होगा उसी को यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। इंटरव्यू में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा उसी को यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। तो द इंटरव्यू के ऑथर का नाम हो गया क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इसके ऑथर हो जाएंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज VS नैपोल फील अबाउट इंटरव्यूज। तो ये वाउंडेड फील करते हैं। क्या फील करते हैं? वाउंडेड फील करते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज लुइस कैरोल्स ओपिनियन ऑफ इंटरव्यूज एंड फोटोग्राफ्स। ये हॉरर फील करते हैं भाई, ये हॉरर बोलते हैं। ये इंटरव्यू को क्या बोलते हैं? देखो लुइस कैरोल्स का बात करेंगे तो ये हॉरर बोलते हैं, और अगर यहाँ पर हम लोग क्या VS नैपोल का बात करेंगे तो ये वाउंडेड बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आगे देख लो, हु हैज रिटन द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है इको, ठीक है।
अम्बर्टो इको ने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग नोट करो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, एट व्हाट एज वाज इकोज बुक पब्लिश्ड। ये जो राइटर इको है, इनका बुक कब पब्लिश हुआ था, किस उम्र में हुआ था? तो जब ये 22 साल के थे, जब ये 22 साल के थे तब इनका बुक पब्लिश हुआ था। एट व्हाट एज डिड इको स्टार्टिंग राइटिंग नॉवेल्स। और ये नॉवल लिखना कब शुरू किए थे, किस उम्र में शुरू किए थे? तो एट द एज ऑफ 50, जब ये 50 साल के थे तब ये नॉवल लिखना शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। लास्ट लेसन यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है कि किस प्रकार से हमारा लाइफ चेंज हो जा रहा है। जब कोई देश किसी देश का गुलाम बन जाता है तो लाइफ किस प्रकार से चेंज हो जाता है कि हमें भाषा तक का अधिकार नहीं है कि अपने भाषा को हम वहां पे पढ़ सके, जान सके, फील कर सके, कुछ नहीं। तो चेंज इन लाइफ, किस प्रकार से जिंदगी बदल जाती है। व्हाई वाज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। ठीक है भाई, वो स्कूल जाने से क्यों कतरा रहा है, क्यों घबरा रहा है? क्योंकि जो सर ने उसको पार्टिसिपल्स पर जो होमवर्क दिया था उस चीज को इसने नहीं करा है, इसलिए। तो ऑप्शन 4 लेसन और पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड, ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर उसको नहीं किए हैं सॉल्व, उसको होमवर्क नहीं बनाया है। क्वेश्चन 42, व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जब ये स्कूल पहुंचते हैं तो वहां पर एक गजब सा शांत वाला माहौल दिखता है जो संडे के दिन में होता है, क्योंकि भाई स्कूल में चहल पहल, बच्चे हल्ला उल्ला करते रहेंगे, लेकिन उस दिन क्या था, स्ट्रेंज क्वाइटनेस था। तो यहाँ पर ये गजब टाइप का एक शांत वातावरण उनको वहां पे देखने को मिला था। क्वेश्चन 43, whom did एम हामिल blame for not sending students to school। जो एम हामिल थे, बच्चों को स्कूल, जैसे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, इस चीज को लेकर किसको ब्लेम करते थे? तो करते थे पेरेंट्स को बोलते थे इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पेरेंट्स जिम्मेदार है, वही बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। आगे देखो क्वेश्चन 44, व्हाट मेड फ्रांस फॉरगेट एम हामिल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। मतलब बात क्या होता है, जैसे जो एम हामिल थे वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, लेकिन जब इनके स्कूल का लास्ट क्लास होता है तो उस दिन ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट पेश आते हैं, बहुत ही लवली पेश आते हैं, मतलब उनका जो क्रैंकीनेस जो स्वभाव था, ठीक है, ये सब चीज देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अब वो जाने वाले होते हैं, द आइडिया ऑफ हिज गोइंग वे, क्योंकि अब वो जाने वाले होते हैं इसीलिए। आगे देखो क्वेश्चन 45, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड एम हामिल सर्व द स्कूल। 40 साल, 40 साल तक एम हामिल उस स्कूल में पढ़ाए थे और ये फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे, लेकिन अब बोला गया कि वहां पे फ्रांस में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई होगा बल्कि वहां पे जर्मनी भाषा पढ़ाई होगा, तो अब यहाँ पर एम हामिल का कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हामिल इन द स्कूल। देखो, जिस दिन एम हामिल का स्कूल में लास्ट दिन होता है तो गांव के लोग भी मिलने आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्यों मिलने आते हैं? इसलिए मिलने आते हैं, मतलब एम हामिल का आभार व्यक्त करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, टू शो क्या है, ग्रेटिट्यूड, यानी उनका आभार व्यक्त करने के लिए आते हैं। गांव वाले भी आते हैं और पीछे के बेंच पे बैठते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे। भाई किस चीज को लेकर वहां पर होमवर्क दिया गया था? लास्ट जो था क्लास, तो उनको पार्टिसिपल्स पर होमवर्क मिला था। पार्टिसिपल्स हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन 48, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। तो भाई उस दिन उनको स्कूल में एक गजब टाइप का एकदम क्वाइटनेस देखने को मिलता है, सब चुपचाप है। जैसे संडे वाला दिन में कैसा होता है स्कूल, बस एकदम पूरी तरीके से शांत शांत शांत, कोई हल्ला गुल्ला शोरगुल नहीं, एक क्वाइटनेस देखने को उसको मिलता है स्कूल में। आगे देखो क्वेश्चन 49, व्हेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। जो साहेब थे और उसका जो परिवार था वो उन लोग कहाँ से आए थे? तो ढाका से आए थे। ढाका कहाँ है भाई? बांग्लादेश, याद रखो, ढाका बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। आगे देखो अगला क्वेश्चन 50, व्हाट आर साहेब एंड हिज पेरेंट्स कंपेयर्ड टू। यहाँ पर साहेब और उसके पेरेंट्स का जो कंपेयर है मॉर्निंग बर्ड्स के रूप में किया जाता है। यहाँ पर बर्ड्स, ठीक है, मॉर्निंग बर्ड्स के रूप में इनका कंपैरिजन किया जाता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन 51, व्हिच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। जो फिरोजाबाद शहर है ना, ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ग्लास बैंगल्स के लिए फेमस है फिरोजाबाद, याद रखना फिरोजाबाद, ऐसे ऑप्शन मिलेगा। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता है? तो मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश क्या बनना चाहता है? तो मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आगे देखो, व्हाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। जो साहेब और उसका जो परिवार था उन लोग ढाका से इंडिया क्यों आए थे? क्योंकि जो बांग्लादेश ढाका में जो उनका घर था भाई, घर पूरी तरीके से खत्म हो गया था। जो उनका खेत में जो भी अनाज वगैरह जो लगाए थे सब कुछ खत्म हो गया था, इसीलिए इन लोग ढाका से भारत आ गए थे। यहाँ पर जो बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स, का जो खेत है, उनका जो घर है, ये खत्म हो गया था।
ठीक है, इसीलिए इन लोग भारत आए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। वेयर डज साहेब लिव, साहेब अब कहाँ रह रहे हैं, तो सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ है भाई, दिल्ली में, दिल्ली, दिल्ली कहाँ है, दिल्ली में, यानी इंडिया में ही है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, व्हिच इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोमिंग इंडस्ट्री, तो फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जो ग्लास बेंगल्स के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और इंडिया का जो ग्लास ब्लोमिंग इंडस्ट्री का जो सेंटर है कहाँ है, फिरोजाबाद है। हिज मदर वार्नड हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकिमा रिवर बिकॉज इट हैड, जो माँ है ना वो लेखक को हमेशा बोलते हैं कि तुम कभी भी याकिमा रिवर तैरने मत जाना। YMCA पुल तैरने के लिए सेफ है, बट ये जो याकिमा रिवर है ये सेफ नहीं है। तो माँ क्यों उसको बार बार मना करती है, तो इसका कारण हो जाएगा कि मेनी पीपुल हैड ड्रॉन्ड देयर, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं इसके नीचे चल गए हैं, इस नदी के नीचे चल गए हैं, मर गए हैं, इसीलिए माँ इनको मना करते हैं। आगे देखो, द राइटर डिसाइड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज अबाउट, जब ये 10 या फिर 11 साल के थे ना, 10 या फिर 11 साल के थे, तब ये तैरने को लेकर डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई अब मुझे तैरना है। ये चीज आप देख लो। आगे देखो क्वेश्चन 58, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, दीज वर्ड्स वेयर स्पोकन बाय डगलस टू। ठीक है, ये हो जाएगा टेरर, ये हो जाएगा टेरर, मतलब बोल रहा है कि व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, ये जो सेंटेंस है ये टेरर के केस में बोला जाता है। क्या, टेरर के केस में बोला जाता है। आगे देखो क्वेश्चन 59, आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मेनी इयर्स डगलस डिसाइड टू लर्न टू स्विम, ही टूक द हेल्प ऑफ, मतलब बहुत दिनों के बाद मतलब डगलस सोचते हैं कि भाई अब मैं तैरूंगा, तो किसके मदद से तैरते हैं, तो इंस्ट्रक्टर, मतलब एक समझो कि जो तैराकी वाले जो शिक्षक होते हैं जो तैरना वगैरह सिखाते हैं, तो उनका हेल्प लेकर ये तैरना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द लास्ट, क्या है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द लेसन डीप वाटर, डीप वाटर क्या हमें यहाँ पर देते हैं मैसेज, ये चैप्टर से क्या मैसेज मिलता है। पहला देखो, टू ओवरकम वंस फियर, ऑल टेरर्स एंड फियर्स आर साइकोलॉजिकल, वी कैन ओवरकम एंड कन्क्यूर इट, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर जो लेखक है ना पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कभी तैर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी ये कड़ी मेहनत के बावजूद ये तैरना सीख जाते हैं। तो बोला जाता है कि भाई जो भी डर है, जो भी डर है ये साइकोलॉजिकल है, हम इसको मात दे सकते हैं, अगर हम चाहे तो मात दे सकते हैं। और लेखक ने क्या किया, अपने जो जल के प्रति जो डर था उसको भी दूर किया। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल द अबव इसका राइट आंसर होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61 कि व्हेयर डिड द इस एडवेंचर टुक प्लेस, जो लेखक के साथ जो दुर्घटना हुआ था कहाँ हुआ था, तो YMCA पुल में। कहाँ पे, YMCA पुल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, द वाटर इन द पुल हैड ए, तो डर्टी येलो, ठीक है, डर्टी येलो टिंज, ये हो जाएगा डर्टी येलो, डर्टी येलो ये भी याद है, डर्टी येलो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, तो फ्लोइंग लाइन इज टेकन फ्रॉम व्हिच स्टोरी, तो ये जो फियर वाला जब भी आएगा ना तो आप सीधे चल जाना डीप वाटर में, सीधे चल जाना डीप वाटर में, क्योंकि लेखक ही पानी से डरते हैं, पानी से लेखक डरते हैं, इसलिए डीप वाटर चैप्टर में आप चले जाना। आगे देखो, एट व्हिच एज डगलस डेवलप्ड एवर्जन टू द वाटर, ठीक है, मतलब डगलस जो थे ना उनके मन में पानी के प्रति कब से घृणा हो गया है, तो जब ये 3 या फिर 4 साल के थे और कैलिफोर्निया बीच गए हुए थे, वहां से इनको पानी से नफरत हो गया था, घृणा हो गया था। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखो क्वेश्चन 65, हाउ डिड डगलस लर्न स्विमिंग, तो मतलब जो डगलस है वो स्विमिंग कैसे सीखता है, तो एक इंस्ट्रक्टर का हेल्प लेता है, इंस्पेक्टर नहीं बोल देना, इंस्ट्रक्टर है, यानी जो स्विमिंग सिखाने वाले जो होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो, हु यूज्ड टू मेक रेड रैप्स, ठीक है, कौन यहाँ पर करते हैं, बनाते हैं रेड रैप्स को, तो पेडलर, चूहे बेचने वाला जो फेरी वाला है वही बनाते हैं और बेचते भी है। आगे देखो क्या है, द होगावंड कंपेयर्ड द फुल वर्ल्ड टू ए, यहाँ पर देखो ये जो होगावंड है ना, ठीक है, आप इसको ये बोलो, ये जो होगावंड है इसका मतलब क्या हो गया, जो चूहे बेचने वाला जो फेरी वाला है उसी को यहाँ पर वोगावंड बोला जाएगा। आप इसको पेडलर बोल सकते हो, आप इसको ट्रेवलर बोल सकते हो, आप इसको वोगावंड बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। ये क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं ये जो पूरी दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया क्या है, रैट रैप है, पूरी दुनिया क्या है, रैट रैप है, यानी पूरी दुनिया चूहेदानी है, पूरी दुनिया चूहेदानी है। सबके मन में लालच है, छोटे छोटे बातों को देखकर लालच आ जाता है, और लास्ट में इनके मन में भी, ये जो रेड रैप सेलर है, जो पेडलर है, इनके मन में भी बाद में लालच आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो
क्या है, ये जो वोगाबेंड है इसने पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया है, रेट रैप से। ये बोलते हैं कि पूरा संसार क्या है, रेट रैप है, चूहेदानी है। आगे देखो, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स, इसका मतलब हो जाएगा फॉर लिवलीहुड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर लिवलीहुड इसका मतलब हो जाएगा। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, यानी फेरी वाले को आश्रय किसने दिया, किसने दिया था, तो एक बूढ़े व्यक्ति ने, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति ने इनको आश्रय दिया था। क्वेश्चन 70 नहीं 70 यानी कि 70 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। हाउ डिड ओल्ड मैन ट्रीट द पेडलर, ठीक है, जो ओल्ड मैन है वो पेडलर को किस प्रकार से मतलब ट्रीट करते हैं, किस प्रकार से उनको मानते हैं, तो फ्रेंडली मैनर में, एक मतलब दोस्त के नाते, जैसे समझो ना कि दोस्ती, जैसे किसी आप दोस्त के घर जाओगे तो आपको कैसे ट्रीट करेगा, बिल्कुल वैसे ही ओल्ड मैन इस पेडलर को मानते हैं, बल्कि एक दूसरे को जानते तक नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। द ओल्ड मैन हैड रिसीव्ड ए पेमेंट ऑफ, कितने, ओल्ड मैन के पास कितना पैसा था जो पेमेंट के रूप में मिला था, तो 30 करोनर, जो पेडलर लेके भाग जाते हैं, 30 करोनर हो जाएगा। क्वेश्चन 72, वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, चंपारण कहाँ है भाई, तो चंपारण हमारे बिहार में है, चंपारण कहाँ है, बिहार में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, व्हाट डिड द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद कंसिडर गांधी जी, जो राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट है वो गांधी जी को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कि गांधी जी जो है ना वो नीचे जाति के है, मतलब उसको हम लोग छुएंगे नहीं, ठीक है, मतलब ये अनटचेबल है, क्या है, अनटचेबल माने अछूत जिसको बोलेंगे, अछूते, यानी इसको हम लोग छुएंगे नहीं, अनटचेबल इसको बोलेंगे। हु वाज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग, क्या है, रिसोल्यूट, तो राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। आगे देखो, व्हिच क्रॉप वाज प्रोड्यूस्ड इन चंपारण में कौन सा फसल प्रोड्यूस्ड होता है, तो इंडिगो, क्या हो जाएगा, इंडिगो यानी कि नील। आगे देखो, व्हाट डज सत्याग्रह मीन्स, सत्याग्रह का माने होता है रिक्वेस्ट विद ट्रूथ, माने जो भी करेंगे, देखो महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य के पुजारी है भाई, तो यहाँ पर सत्याग्रह का मतलब भी होता है कि यहाँ पर हम लोग सच्चाई से किसी का सामना करेंगे, रिक्वेस्ट विद ट्रूथ। आगे देखो, हु रिसीव्ड गांधी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन, तो कौन रिसीव किया था इसको, तो जेबी कृपलानी इसका आंसर हो जाएगा। What was the full name of the peasant from चंपारण, क्या नाम था किसान का, उस किसान का नाम क्या था चंपारण के, तो भाई राजकुमार शुक्ला, क्या नाम था, राजकुमार शुक्ला। ये किसान थे, फार्मर है, देखो पीजेंट माने भी किसान होता है, फार्मर माने भी किसान होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। Where did गांधी जी स्टे फॉर 2 days, गांधी जी 2 दिन किसके वहां रुका था, तो एट प्रोफेसर मलकानी हाउस, ठीक है, मलकानी हाउस, प्रोफेसर मलकानी के घर में ये 2 दिन रुके थे। देखिए क्वेश्चन 80 क्या है कि व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट, सोफी किसके बारे में सपना देखते हैं, तो ये देखो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, एक खुद का बुटीक खोलना चाहती है, और बहुत ही जल्द ये मतलब बड़ा आदमी बनना चाहती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्टर तो होगा नहीं भाई, क्योंकि एक्ट्रेस बनना चाहती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिकमिंग रिच, ठीक है, ये बहुत ही जल्द धनी होना चाहती है, मतलब ये रिच होना चाहती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी, ये जो सोफी और जेंसी वाला ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है क्या है, टर्निंग पॉइंट ये है कि मतलब होता क्या है, जो सोफी है ना, जो सोफी है, जब ये एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर से मिलते हैं जिसका नाम है डैनी केसी, ठीक है, डैनी केसी से जब ये मिलते हैं तो यही इस चैप्टर का क्या है, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, व्हाट स्टोरी द मेक अप इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर, ठीक है, तो व्हाट स्टोरी सी मेक अप इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर, तो हो जाएगा केसी विल कम टू मीट हर, क्या हो जाएगा, केसी विल कम टू मीट हर हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, हु आर सोफी एंड जेंसी, सोफी और जेंसी कौन है, तो ये दोनों भाई दोस्त भी है और क्लासमेट्स भी है, दोस्त भी है और क्लासमेट्स भी है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है कि वेयर इज सोफी लॉस्ट, सोफी कहाँ खो जाती है, तो सोफी हमेशा अपने सपनों में खोई रहती है, अपने सपनों में, तो हो जाएगा कि इन हर इमेजिनेशन एंड ड्रीम ऑफ ओनिंग ए बुटीक शॉप टू बिकम ए फेमस फैशन डिजाइनर, ये सब ये हमेशा सोचती रहती है, कभी बोलती है मैं एक्ट्रेस बनूंगी, कभी फैशन डिजाइनर, कभी खुद का बुटीक खोल लूंगी, तो ये सब मतलब ये अपने सपनों में हमेशा खोई रहती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज जेंसी टेल सोफी, जो जेंसी है वो सोफी से क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बी सेंसिबल,
बी सेंसिबल, समझदार बनो, एंड नॉट टू ड्रीम बिग। और भाई हम लोग गरीब है, कभी भी उतना बड़ा मत सोचो, नॉट टू ड्रीम बिग, बड़ा सपना मत देखो। आगे देखो, why does Gen Z discourage Sophie to dream big? Because it requires a lot of money, ज्यादा पैसे चाहिए, because it is not practical, और ये प्रैक्टिकल में संभव नहीं है, ठीक है, because it is unrealistic। देखो भाई गरीब है ना, गरीब यहाँ पर है, सोफी और जेंसी दोनों गरीब है। जेंसी प्रैक्टिकल वाली लड़की है और सोफी डे ड्रीमर है, दिन में ही सपने देखना शुरू कर देती है, ये होगा वो होगा। तो यहाँ पर वही है कि जेंसिन को समझाते हैं कि ऐसा सपना मत देखा करो जो वास्तव में कभी सच होगा ही नहीं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। आगे देखो, व्हाई डज शी वांट टू बी एन एक्ट्रेस? ठीक है, तो यहाँ पर वे एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती है? इसीलिए टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, मतलब अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए, अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए, अपना एक बुटीक खोलने के लिए और फेमस डिजाइनर बनने के लिए। देखो यहाँ पर जो सोफी है ना, जो सोफी है वह यहाँ पर एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती है? इसीलिए ताकि वो अधिक से अधिक पैसा कमाए, खुद का बुटीक खोले और एक फेमस फैशन डिजाइनर बन जाए, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु इज सोफीज एल्डर ब्रदर? सोफी की एल्डर ब्रदर का नाम है जियोफ, ठीक है, जो एक ट्रेनी मैकेनिक है, जो एक ट्रेनी मैकेनिक है, जिसको अप्रेंटिस मैकेनिक भी बोलेंगे हम लोग। तो जियोफ क्या है? सोफी का एल्डर ब्रदर है। आगे देख लो, आगे देखो क्या है, व्हाट हैज बीन द मेकअप रूम कंपेयर्ड टू? मेकअप रूम का कंपेयर किससे किया गया है? तो हेयर कटिंग सैलून से। मेकअप रूम का कंपेयर किससे किया गया है? जो हेयर कटिंग का, जो बाल काटने वाला जो सैलून होता है, उससे इसका कंपेरिजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, हु वाज द इंग्लिशमैन? इंग्लिशमैन यहाँ पर कौन है? स्टेफन स्पेंडर है, जो एडिटर ऑफ ए ब्रिटिश पीरियोडिकल द इनकाउंटर। मतलब यहाँ पर इतना याद रखो, स्टेफन स्पेंडर को यहाँ पर इंग्लिशमैन बोला गया है। इंग्लिशमैन कौन है? स्टेफन स्पेंडर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो, व्हाई डिड स्टेफन स्पेंडर विजिट द स्टूडियो? ये स्टूडियो में विजिट क्यों किया था? स्टूडियो में क्यों गया था? तो वहां पर स्पीच देने के लिए, भाषण देने के लिए गया था, टू डिलीवर ए स्पीच, वहां पर भाषण देने के लिए ये गए थे। आगे देखो, व्हाट वाज MRA? तो MRA क्या है? तो MRA है हमारा द मोरल रिआर्ममेंट आर्मी, ठीक है, मतलब ये समझो क्या था भाई, एक संगठन था, एक आंदोलन संगठन था। तो ये आप याद रखो। देखो यहाँ पर MRA, तो देखो यहाँ पर MRA ये मिल रहा है, मतलब ये हो गया हमारा आंसर, कहानी खत्म। ज्यादा माइंड मत लगाओ, ज्यादा माइंड मत लगाओ, MRA दिख रहा है तो MRA हो गया आंसर। क्या है? कुछ नहीं है, हो गया। आगे देखो, हु वाज सुबुज एनिमी? सुबुज का दुश्मन कौन था? तो द बॉय इन द मेकअप रूम, मेकअप रूम का जो लड़का था वही क्या था? सुब्बू का दुश्मन था। क्वेश्चन नंबर 94, द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ हुम? मतलब जो मेकअप रूम में जो लड़का था वो सुब्बू से क्यों जलता था? इसीलिए जलता था क्योंकि वो सुब्बू क्या कर रहा था भाई, बहुत सक्सेस कर रहा था, और सुब्बू का जो बॉस के साथ जो संबंध था बहुत ही अच्छा था, मतलब वो बॉस के बहुत ही क्लोज थे, बॉस के बहुत ही क्लोज थे, इसीलिए जो मेकअप रूम का जो लड़का था वो सुब्बू से जलता था। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट क्वालिटीज वाज सुब्बू एडमायर्ड फॉर? सुब्बू में कौन सा क्वालिटी है? सुब्बू किस गुण की प्रशंसा करता था? सुब्बू किस क्वालिटी का प्रशंसा करता है? ठीक है, तो एक्टिंग, राइटिंग, फिल्म मेकिंग स्किल एंड द मैनेजमेंट स्किल्स। तो ये सब जो क्वालिटी है, ये सब क्वालिटी का ये क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। आगे देखो, व्हाट डेज डिड ही यूज्ड टू राइट नॉवेल्स? तो जो लेखक थे कौन? अभी मैंने बताया ना आपको, अभी जो मैंने आपको बताया इको, ठीक है, तो ये जो थे ये कब मतलब नॉवेल्स लिखते थे? तो संडे में, संडे के दिन में ये नॉवेल्स लिखते थे, और 50 साल जब इनका एज हो गया था तब ये सोचते थे भाई ये जो खाली समय है इसको बर्बाद क्यों करो, चलो इसमें नॉवेल्स लिख देते हैं, तो इसी टाइम ये नॉवेल्स लिखते थे। आगे क्या है, व्हाट इज एन इंटरव्यू? इंटरव्यू क्या है भाई? इंटरव्यू है हमारा ए मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन, माने अपने आप को जानना, किसी के साथ तालमेल बैठाना, यही है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डू अम्बर्टोस नॉवेल्स डील विथ? यानी अम्बर्टो के उपन्यास इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो ये मध्यकाल से संबंधित है। मीडिएवल पीरियड से ये संबंधित है, मध्यकाल से ये संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, व्हाई डिड अम्बर्टो स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स? ये
मतलब क्या बोल रहा है, ये राइटिंग मतलब ये जो नॉवेल्स है ना, नॉवेल्स लिखना ये कब शुरू करते हैं, ये 50 साल के जब होते हैं ना तब ये नॉवेल्स लिखना शुरू करते हैं। और ये बोलते हैं कि खाली समय को बर्बाद क्यों करना, इससे अच्छा कि चलो भाई नॉवेल्स लिख लें। तो हो जाएगा कि टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एम्प्टी स्पेस मीन्स फ्री टाइम, मतलब फ्री टाइम का ये यूज करने के लिए क्या करते थे, नॉवेल्स लिखते थे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, हाउ मेनी नॉवल हैज अम्बर्टो रिटन, तो 5 नॉवेल्स इन्होंने लिखा है। पर यहाँ पर शतक हो जाता है, बल्ला उठा दिया मैंने, शतक हो गया हमारा। 100 क्वेश्चन हमने करा। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है, बस देखते रहो, आप देखते रहो। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू हिज वर्क, व्हाट डू हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन स्पीक अबाउट, तो बच्चों के लिए उनके कार्य क्या कहते हैं, तो बच्चों के लिए उनके कार्य कहते हैं नॉन वायलेंस, और ये शांति देते हैं, पीस देते हैं। आगे क्या है, हु सेटिस्फाइड अम्ब्रेटोज टेस्ट फॉर नरेशन, तो नॉवेल्स, वर्णन के प्रति अम्ब्रेटो की रुचि को किसने संतुष्ट किया। मतलब देखो, ये तो एक लेखक है ना, एक लेखक है, इसका जो भी चीज लिखते थे कभी भी इनको संतुष्टि नहीं मिलता था, लेकिन जब ये नॉवेल्स लिखना शुरू करा तब इनको संतुष्टि मिला, तो नॉवेल से इसके संतुष्टि को मिटा पाया। ठीक है, आगे देखो, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे, ठीक है, तो बुलेटिन बोर्ड में उस दिन क्या लिखा हुआ था, तो उस दिन लिखा हुआ था कि आप केवल केवल वहां पे जर्मनी भाषा से पढ़ाया होगा, टीच ओनली जर्मन। आगे देखो, व्हाट चेंज फ्रांस फीलिंग अबाउट, फ्रांस का जो फीलिंग है कब बदल गया, किसके प्रति बदला, जब बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब यहाँ पे केवल और केवल क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा से पढ़ाया होगा, फ्रेंच भाषा से पढ़ाई नहीं होगा, और तुम सब गुलाम हो उस टाइम। इसके बाद आगे क्या है, क्वेश्चन 105, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लास्ट लेसन, इसका मतलब हो जाएगा स्टर्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लो, आगे देखो, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के अगल बगल क्या था भाई, तो बहुत ज्यादा क्राउड था, बहुत ज्यादा भीड़ था। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाई वाज फ्रांस वाज शॉक्ड टू सी एम हामिल, एम हामिल को देख के फ्रांस शॉक्ड क्यों था, तो भाई वो फ्रांस जो यहाँ पर एम हामिल है ना, उनका उस स्कूल में उस दिन लास्ट क्लास था, और इसीलिए वे फॉर्मल ड्रेस पहन के आए थे, इसीलिए वे देख के शॉक्ड था। आगे देखो, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हामिल सरप्राइज्ड फ्रांस, तो सॉफ्ट एंड काइंड, ये उस दिन बहुत ही सॉफ्ट थे और काइंड थे, बहुत ही सॉफ्ट और काइंड थे उस दिन, इससे थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे बट उस दिन सॉफ्ट थे। हु वाज एम हामिल, एम हामिल कौन थे, तो ये एक लैंग्वेज टीचर थे जो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। व्हाट इज द थीम ऑफ द लास्ट लेसन, तो इसका थीम क्या है कि अपने भाषा से प्यार, फ्रीडम, पेट्रियोटिज्म सब हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 111, व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट, यहाँ पर डाउन ऑफ पर्सिया इन फ्रांस, सोल्जर का जैसे गर्दन नीचे झुक गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं, इसका मतलब हम लोग गुलाम हो चुके हैं। वो बोला कि डाउन ऑफ पर्सिया इन फ्रांस, जो फ्रांस है वो पर्सिया के आगे झुक गया है। इसके बाद आगे क्या है कि व्हाट वाज एम हामिल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रांस अबाउट, किसके बारे में, तो पार्टिसिपल्स के बारे में, क्योंकि पार्टिसिपल्स को लेकर एम हामिल ने फ्रांस को होमवर्क दिया था। इसके बाद क्या है कि इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव, मुकेश किस प्रकार के घर में रहते थे, तो ये हाफ बुल्ट हट, एक ऐसा झोपड़ी जो आधा अधूरा बना हुआ है, आधा अधूरा बना है, कंप्लीट बना हुआ भी नहीं है। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, लॉस्ट स्प्रिंग क्या दर्शा रहा है, तो लॉस्ट स्प्रिंग ये दर्शा रहा है कि हमने अपने बचपन को किस प्रकार से खो दिया, यानी कि लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, हमने अपने बचपन को कैसे खो दिया, ये चीज ये दर्शा रहा है। आगे देखो, व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप, तो ये मतलब जो कूड़ेदान होता है वहां पर कूड़ा कचरा चुनने के लिए क्यों जाते थे, तो कभी कभार उनको वहां से सिल्वर कॉइन मिल जाता था, कभी कभी वहां पर उनको एक 10 रुपया का नोट मिल जाता था, कभी कभार वहां पर उनको 1 रुपया का सिक्का मिल जाता था, तो ऑल ऑफ दीज इन कारणों से ये क्या करते थे, कूड़ेदान में कूड़ा कचरा चुनने के लिए जाते थे। व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री में काम करने से क्या क्या नुकसान होता है, तो हेल्थ पुअर हो जाता है, क्या है, इंपेयर्ड विजन होता है, मिजरेबल लाइफ, लाइफ में लाइफ का एकदम जो स्थिति होता है बहुत ही खराब हो जाता है, देखने में प्रॉब्लम होता है, हेल्थ पुअर हो जाता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या है कि इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चंस, तो साहिब, साहिब बोलते हैं कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया, कि भाई साहिब के भी मन में था कि मैं भी पढ़ाई करूं, जो और बच्चे जो पढ़ते हैं मैं भी पढ़ूं, इसीलिए यहाँ पर ये हमेशा ऑथर को बोलते हैं कि इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया, क्योंकि मजाक मजाक में एक बार बोल दिए थे। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, द रेड पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, उसके पास क्या था, राशन कार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड पिकर के पास
आइडेंटिटी तो नहीं था बट उनके पास क्या था, राशन कार्ड था, राशन कार्ड हो जाएगा। हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, तो मुकेश, मुकेश भाई क्या था, अपना मालिक खुद होना चाह रहा था। ये नहीं चाह रहा था कि जो मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी जो ग्लास बेंगल्स का काम करते आ रहा है मैं भी वो करूं, नहीं, ये चाह रहा था कि वो ग्लास बेंगल्स का काम करे, बल्कि ये खुद एक मोटर मैकेनिक बनना चाह रहा था। ठीक है, तो ये अपना मालिक खुद होना चाह रहा था। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, तो ग्लास बेंगल्स के लिए ये फेमस है। आगे देखो, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मैक डगलस ए गुड स्विमर, कब, तो यहां पर देखो जो इंस्ट्रक्टर थे ना वो डगलस को क्या करते हैं, एक गुड स्विमर बनाते हैं। तो कैसे, तो ये क्या करते हैं, बेल्ट का हेल्प लेते हैं, रोप्स का हेल्प लेते हैं, मतलब पूरे शरीर में उनका बेल्ट बांध देते थे, फिर वो रस्सी से इसको बांध के माने खींच खींच के इसको तैरना सिखाते थे। ठीक है, तो विथ द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट हो जाएगा इसका आंसर। डगलस हैड टू रिपीट एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइज, तो 100 टाइम्स, 100 बार ये दोहराते थे, धीरे 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 करते ये भी एक अच्छा स्विमर बन जाते हैं। ही प्रैक्टिस्ड इन द पूल 5 days ए वीक, एक सप्ताह में 5 दिन ये प्रैक्टिस करते थे, तैरने सीखते थे एक सप्ताह में 5 दिन, 5 days ए वीक। आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मेनी ईयर्स डगलस डिसाइड टू लर्न टू स्विम, ही टूक द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, मैंने आपको बताया पहले भी, इंस्ट्रक्टर का हेल्प लेके ये यहाँ पर तैरना सीखते हैं। The 9 feet seemed to Douglas like, वो जो 9 फीट जो गहरा था ना, जो पूल 9 फीट गहरा था, ये डगलस को 90 फीट लगता था कि भाई 90 फीट गहरा है, 90 फीट गहरा है, अगर मैं गया तो फिर रिटर्न आऊंगा कि नहीं, मर जाऊंगा वहीं पे। ठीक है, 90 फीट उनको लगता था। आगे देखो, द रेट्रे पेडलर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस इवनिंग, तो क्या करता है क्रिसमस इवनिंग में भी, स्लीपिंग, सोते हैं, सो रहा था, क्या कर रहा था, सो रहा था वो, स्लीपिंग। आगे देखो, द रेट्रे पेडलर गेव द आयरन मास्टर ए लेक्चर ऑन, क्या आयरन मास्टर को ये लेक्चर देता था, तो बोलता था कि जो पूरी दुनिया है क्या है, एक रेट रैप है, चूहेदानी है, ये लेक्चर वे हमेशा झाड़ते थे। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट, तो मतलब बाद में पेडलर क्या करते हैं, अपना जो विचार है वो बदल देते हैं, क्यों, तो इडलाज गुडनेस एंड केयर, जो इडला का जो उन्होंने गुडनेस देखा, जो केयर देखा, उसके चलते वे अपने दिल को बदल देते हैं, अपना दिल उनका, इससे उनका दिल पिघल जाता है। आगे क्या है, व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर इडला कंटेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्मॉल रेड टेप विथ 30 कॉर्नर ऑन इट, ये पैकेज उनको मिलता है कि स्मॉल रेड टेप मिलता है, उसके साथ साथ उसमें 30 कॉर्नर होते हैं, तो एक पैसा है, समझो ना, जैसे सिक्का वगैरह होता है 30 रुपया, उसी प्रकार से 30 कॉर्नर यहाँ पर ये पैसा है। Why did राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन, भाई यहाँ पर जो राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी से मिलने जाते हैं, कहाँ पे, जो कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में, क्यों जाते हैं भाई, सत्ता वहां पर चंपारण में जो चल रहा था ना, चंपारण में जो चल रहा था, किसानों के साथ जो अत्याचार चल रहा था, इस चीज को लेकर ये महात्मा गांधी से मिलते हैं। तो हो जाएगा टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी बिहार के जो चंपारण में जो किसानों के साथ जो अत्याचार चल रहा था, इस चीज को लेकर ये महात्मा गांधी से मिलना चाहते हैं। इसके बाद आगे क्या है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, तो ये गरीब किसान है, ये पुअर पीजेंट हो जाएगा इसका आंसर। व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जाने का गांधी जी क्यों सोचते हैं, तो टू हैव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर कॉर्पर्स ऑफ चंपारण, मतलब वे मुजफ्फरपुर जाना इसलिए चाह रहे थे ताकि वहां पर जाकर उनको सब कुछ पता चले, वो पता लगाना चाहते थे कि जो चंपारण में जो किसानों के साथ जो अत्याचार चल रहा है वो किस प्रकार का क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए वे मुजफ्फरपुर जाना चाह रहे थे। Why was फ्रांज फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड, क्यों ये रिग्रेटफुल और सैड महसूस कर रहे थे, तो इसीलिए महसूस कर रहे थे जब बर्लिन से ऑर्डर आ जाता है कि अब यहाँ पर और फ्रेंच भाषा का पढ़ाई नहीं होगा, तो ये सोच रहे थे कि अब हम लोग अपने मातृभाषा को कभी भी और सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए वे रिग्रेटफुल और सैड थे। बात क्लियर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स है ना वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, बल्कि वे बच्चों को कहाँ भेज देते थे, फार्म्स भेज देते थे और मिल्स भेज देते थे, ताकि जाओ पैसा कमा के लाओ, जाओ और पैसा कमा के लाओ, इसीलिए। आगे क्या है, व्हाई वेयर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स, तो टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए इन लोग क्या करते थे, जो पेरेंट्स बच्चों को क्या कहाँ भेज देते थे, फार्म्स भेज देते थे, मिल्स भेज देते थे, क्यों भेजते थे, तो पैसा कमाने के चलते, टू अर्न मनी हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे,
तो जब बर्लिन से ऑर्डर आ जाता है तो उस दिन स्कूल में क्या कैसा माहौल होता है, तो पूरा एकदम शांत वाला, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सडनेस, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, एकदम क्वाइटनेस एंड सडनेस वाला माहौल वहां पे बन जाता है। आगे देखो, व्हाट डिड मिस्टर हामिल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, तो उस दिन क्या लाते हैं ये, तो न्यू नोटबुक्स लाते हैं। क्या लाते हैं, न्यू नोटबुक्स लाते हैं उस दिन क्लास में। व्हाट हैड न्यूज यूज्ड टू कम फ्रॉम द बर्लिन बोर्ड, तो क्या होता है, पूरा लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, ऑर्डर फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर्स, तो ऑल ऑफ दीज, मतलब क्या होता है भाई, जब यहाँ पर बैड न्यूज आता है तो मतलब यहाँ पर क्या, मतलब जो बुलेटिन बोर्ड है ना, जो बुलेटिन बोर्ड है, जो बुलेटिन बोर्ड है उसमें क्या क्या बैड न्यूज आता था, और जो फ्रांस था वो बोलता था कि जो भी कारण है सब ये बुलेटिन बोर्ड ही इसका मेन कारण है, इसी के चलते सब कुछ हो रहा है। उससे कोई युद्ध जीता हारा ये भी न्यूज आता था, कोई भी ड्राफ्ट आता है उसी में आता था, कोई भी ऑर्डर आता था तो उसी में आता था, सब कुछ जो भी जानकारी है उसी में आता था, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, हु सेट ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास, कौन बैठे थे लास्ट बेंच में, तो जो गांव के जो लोग थे, द विलेज एल्डर्स जो थे, गांव के लोग लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलो, हु इज द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन, लास्ट लेसन को किससे पढ़ेंगे, फोन से, तो अल्फोंस डॉडेट हो जाएगा इसका आंसर, अल्फोंस डॉडेट हो जाएगा। आगे है कि होयर हैज साहेब कम फ्रॉम, या फिर साहेब फैमिली हैज कम फ्रॉम, कहां से आया था इन लोग, तो ढाका से आया था, बांग्लादेश ढाका से इन लोग आया था, और भारत के दिल्ली के सीमापुरी में इन लोग रहते थे। इसके बाद क्या है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, ये लाइन कौन बोलते हैं, तो साहेब बोलते हैं, ये लाइन कौन बोलते हैं, साहेब, ये लाइन साहेब के द्वारा बोला गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या था, कूड़ा कचरा क्या था पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स के लिए था एक जीवन जीने का साधन, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवन जीने का साधन है उन लोगों का क्या, कूड़ा कचरा, पेरेंट्स के अनुसार, पेरेंट्स के अनुसार ये बात बोला गया है, देखो पेरेंट्स के अनुसार, पेरेंट्स के अनुसार, ठीक है, पेरेंट्स के अनुसार बोला गया है कि क्या है, ये जीवन जीने का एक साधन है। लेकिन बच्चों के अनुसार क्या है, तो बच्चों के अनुसार ये क्या है, एक मतलब आश्चर्य वाला चीज है, क्योंकि उनको कभी वहां से पैसा मिल जाता है, कभी सोने का सिक्का, कभी चांदी का सिक्का मिल जाता है, इसीलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, तो ये एक वंडर है, एक अजूबा है, एक अजूबा है, कभी पैसा तो कभी सोना तो कभी चांदी मिल जा रहा है, इसीलिए। आगे देखो, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर, ठीक है, तो साहेब, साहेब जो है ना, साहेब जो है कूड़ा कचरा को किस रूप में देखते हैं, तो गोल्ड के रूप में देखते हैं, ये बोलते हैं यार ये तो गोल्ड है, ठीक है, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, क्या गार्बेज डंप्स। आगे देखो, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम ओल्ड मैन, कितना पैसा वहां से चुरा लेता है, तो 30 क्रोनर्स, कितने पैसे चुरा लेते हैं पेडलर, बूढ़े आदमी के घर से 30 क्रोनर्स पैसा ये चुरा लेते हैं। Why did the peddler not reveal his true identity, क्यों ये अपने आइडेंटिटी को मतलब छिपा के रखते हैं, क्यों नहीं बताते हैं, तो इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी, क्योंकि भाई इनको लालच आ गया था, मनी को लेकर इनको लालच आ गया था, इसीलिए ये मतलब अपने आइडेंटिटी को छुपा कर रखे थे। इसके बाद क्या है कि द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर वाज, आयरन मास्टर के डॉटर का क्या नाम था, जिनका नाम था इडला, क्या है, इडला विल्मेंसन, ठीक है, विल्मेंसन, इडला विल्मेंसन इनके डॉटर का नाम है। आगे देखो, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्वेशन, तो बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी, भाई वो अपने आइडेंटिटी वगैरह को छुपा के रखते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, पैसा चोरी किया है, बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी, 30 करोर्स पैसा इन्होंने चोरी कर लिया है, इसीलिए। इसके बाद आगे क्या है, इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, उस सेज, ये कौन बोलते हैं, तो ये पेडलर बोलते हैं, पेडलर क्या बोलते हैं, इट इज नॉट माई फॉल्ट सर। तो यहाँ पर हमारा 150 रन बन चुका है, ठीक है, 150 रन बन चुका है भाई, एक बार ताली मारा जाए, इतना क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द स्क्रिप्ट द इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच बुक, मतलब ये जो द इंटरव्यू, ये जो चैप्टर है इसका जो स्क्रिप्ट है किस बुक से लिया गया है, तो ये लिया गया है, यहाँ पर देखो क्रिस्टोफर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, तो इस बुक से लिया गया है इस चैप्टर को, द इंटरव्यू को इस बुक से लिया गया है, इस चीज को आप लोग देख लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डिड ही प्रेजेंट इन दिस बुक, इस बुक में क्या है, तो इस बुक में है
वेरिड ओपिनियंस ऑफ सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। मतलब जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं, इंटरव्यू से देखो भाई, कोई भी फिल्म वगैरह आता है, चाहे कोई भी फिल्म हो, केजीएफ हो, एनिमल हो, कुछ भी मूवी वगैरह जो भी आता है, पहले एक्टर एक्ट्रेस का इंटरव्यू होता है। तो बस जो भी मतलब सेलिब्रिटीज होते हैं ना, उनका इंटरव्यू इस बुक में था, वही चीज है। और पहले के टाइम में और आज के टाइम में अंतर है। पहले के टाइम में देखो कुछ नहीं था, ना टीवी फोन कुछ नहीं था, तो उस टाइम का जो इंटरव्यू किस प्रकार से होता था, कंप्लीट जो है इस चैप्टर में ही बताया गया है। तो वही सब चीज इस चैप्टर में है। आगे देखो, व्हाई डिड एमआरए विजिट मद्रास। तो जो एमआरए हुआ मद्रास का विजिट किया था, तो 1952 को। कब? 1952, याद रखना। व्हाई वाज सुब्बू ए ट्रबल शूटर। सुब्बू क्या था? एक संकट मोचक। इसको एक संकट मोचक बोला जाता था। क्यों? एक ट्रबल शूटर, मतलब भाई इनको जो भी प्रॉब्लम आता था ना, जो भी प्रॉब्लम आता था, इनके अंदर एक ऐसा क्वालिटी था जो फटाफट ये अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता था, यानी बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी। इनके अंदर में कैसा क्वालिटी था? प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्वालिटी था, मतलब फटाफट ये अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर लेते थे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखो, हु वाज हेडिंग द मेकअप डिपार्टमेंट। माने मेकअप डिपार्टमेंट का हेड कौन था? हेड कौन था? ठीक है, पहले तो इसका हेड एक बंगाली था, ये बंगाली इसका हेड था, एंड लेटर बाद में वाज सक्सेड बाय, क्या है? सक्सेड बाय महाराष्ट्रियन। ठीक है, एक बंगाली और बाद में एक महाराष्ट्रियन उसका उत्तराधिकारी बना। पहले एक बंगाली था और फिर बाद में उसका कौन बन जाता है उत्तराधिकारी? तो एक महाराष्ट्रियन बन जाता है उसका हेड, उसका प्रमुख। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पोएट्स एंड पैनकेक्स। कवियों और पैनकेक्स में, यानी जो चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स में, राष्ट्रीय एकता का उदाहरण क्या है? तो उदाहरण है वहां पे मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी। जो मेकअप डिपार्टमेंट है वही वहां पर राष्ट्रीय एकता का एक उदाहरण है। राष्ट्रीय एकता का उदाहरण इस चैप्टर में क्या है? तो मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी। आगे देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड हामिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। जो है हामिल है वे फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर क्या बोलते हैं? ये एक मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ये क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, ये लॉजिकल लैंग्वेज है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच एटीट्यूड ऑफ एम हामिल सरप्राइज्ड फ्रांज। वह कौन सा एटीट्यूड है जिसको देखकर फ्रांज सरप्राइज हो जाता है? एम हामिल का वह कौन सा एटीट्यूड है जिसको देखकर फ्रांज सरप्राइज हो जाता है? क्योंकि एम हामिल जो थे ना भाई, वे थोड़े क्रैंकीनेस स्वभाव के थे, थोड़े मतलब स्ट्रिक्ट थे, लेकिन लास्ट लेसन यानी लास्ट क्लास जब इनका होता है तो उस दिन ये बहुत ही सॉफ्ट और काइंड थे, जिस चीज को देखकर फ्रांज क्या हो जाता है भाई? शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में 159 क्या है कि व्हेन पीपुल आर इंसल्व्ड व्हाट की डू दे हैव डू द प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू एम हामिल। देखिए यहाँ पर एम हामिल क्या बोल रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई देश जब गुलाम हो जाता है तो उनके पास जो एकमात्र जो जेल का जो चाबी होता है, अब जेल का चाबी मतलब समझ रहे हो, अगर आपको जेल में बंद कर दिया जाए, अगर आपके पास जेल का चाबी हो तो भाई आप कभी भी निकल के वहां से बाहर जा सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि एम हामिल के अकॉर्डिंग, मान के चलो कि आप गुलाम हो गए हो तो आपके पास जेल का कौन सा चाबी है? तो एक ही चीज है आपके पास, वो है आपका लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर भी बैन लगा दिया गया, बोला गया कि नहीं, अब यहाँ पर फ्रेंच भाषा से पढ़ाई नहीं होगा, जो भी पढ़ाई होगा जर्मनी भाषा से होगा। यहाँ पर ये हो जाएगा देयर लैंग्वेज इसका आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। लास्ट लेसन यहाँ पर क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो लास्ट लेसन यहाँ पर कि किस प्रकार से, मतलब यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में बताया किस प्रकार से कि कोई भी देश जब गुलाम बन जाता है तो किस प्रकार से यहाँ पर लैंग्वेज और फ्रीडम को खो देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम हो जाएगा। आगे देखो, व्हाट इज द सिटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली जो हमारा फ्रैंको पर्शियन वार जो था उसी पर ये चैप्टर बेस्ड है, यानी हो जाएगा द फ्रैंको पर्शियन वार, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसी पर ये हमारा स्टोरी बेस्ड है। विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू। फ्रांस किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो फ्रांस से, नाम भी मिलता जुलता है, फ्रांस और फ्रांस। क्वेश्चन 163, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम। साहेब ए आलम का मतलब क्या है? तो साहेब ए आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे संसार का, पूरे विश्व का जो मालिक होता है उसी को बोलेंगे साहेब ए आलम। और साहेब ए आलम यहाँ पर नाम है साहेब का, लेकिन भाई ये छोड़ो, विश्व का मालिक तो गोली मारो, ये इतना गरीब है किसके पास कुछ भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, तो यही है हमारे साहेब ए आलम यानी कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। आगे देखो, Where was साहेब एम्प्लॉयड, यानी जो साहेब थे वे कहाँ काम करते थे? साहेब जो थे वे पहले रेग पिकिंग यानी कि कूड़ा कचरा चुनने का काम करते थे, और अब ये सीमापुरी के एक चाय के टपरी में यानी कि एक टी स्टॉल में काम करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा।
व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी। जो यहाँ पर ये जो चैप्टर है, जो इसमें जो ऑथर है ना, ये गार्बेज को यानी कि कूड़ा कचरा को गोल्ड बोलते हैं, सोना बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीमापुरी में जितने भी लोग रहते थे उनका जो भी घर संसार जो चलता था ये कूड़ा कचरा से ही चलता था, इसीलिए यहाँ पर इन लोग इस कूड़े कचरे को गोल्ड बोलते थे। इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स इनकेसमेंट वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखो, वेयर इज सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ है? तो ये हमारे है ईस्ट दिल्ली में। कहाँ है? ईस्ट दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। व्हाई डिड साहेब लिव ढाका। जो साहेब थे वे ढाका को क्यों छोड़ देते हैं और भारत के सीमापुरी में आके क्यों बस जाते हैं? देखो, इस चीज को मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्या होता था, इनका जो घर है, इनका जो खेत है, पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है, खाने को भी कुछ नहीं था, इसलिए उन लोग आ जाते हैं, यानी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, यानी वहां पर खाने का उन लोगों को प्रचुर भोजन नहीं मिल रहा था, इसलिए उन लोग क्या करते हैं, ढाका यानी बांग्लादेश को छोड़कर भारत के सीमापुरी में आके बस जाते हैं। आगे देखो, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो भी लोग थे ना, उन लोगों का गरीबी का मेन कारण क्या था? कि भाई उन लोगों का जो मेन कारण था, उन लोगों का पेरेंट्स बोल सकते हैं, सोसाइटी बोल सकते हैं, और उन लोगों का एक वंशावली चलता आ रहा है। वंशावली मतलब क्या? पूरा फैमिली को यहाँ पर चूड़ी बनाने का ही काम करना है, मतलब सब कोई चूड़ी बनाने का ही काम करेगा, कोई और काम करेगा ही नहीं, इसलिए इन लोग क्या है भाई, गरीब है, तो सबके सब हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ दीज का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश क्या है, मेटरलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर। लेकिन देखो, मुकेश जो है इसका भी जन्म फिरोजाबाद में ही हुआ है, एक चूड़ी बनाने वाले परिवार में ही हुआ है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यहाँ पर जितने भी परिवार है, परदादा, दादा, पिताजी, सब कोई चूड़ी बनाने का ही काम करेंगे। लेकिन मुकेश बोलते हैं कि नहीं, इस प्रथा को मैं ब्रेक करूंगा, मुझे चूड़ी नहीं बनाना है, क्योंकि उनको पता है कि चूड़ी के फैक्ट्री में क्या नुकसान है, चूड़ी में क्या है क्या नहीं है, सब इनको पता है, इसलिए चूड़ी बनाना नहीं चाहता है, नहीं चाहता है चूड़ी बनाना। तो ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो मोटर मैकेनिक कैसे बनेगा? तो हार्डवर्क करके बनेगा, गैरेज जाकर बनेगा, गैरेज में जो उनका मालिक होगा उनके गाइडेंस में सीखकर बनेगा। तो ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने का क्या क्या नुकसान है? तो पुअर हेल्थ है, मिजरेबल लाइफ है, इंपेयर्ड विजन है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, सबके सब हो जाएंगे। व्हाट इज मुकेश ड्रीम। मुकेश का सपना क्या है? तो एक मोटर मैकेनिक बनना, टू बी ए मोटर मैकेनिक। व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में बॉयज का तुलना, बॉयज को क्या बताया गया है, यानी साहेब और उसके दोस्तों को क्या बोला गया है? तो इनको बोला गया है मॉर्निंग बर्ड्स। क्या बोला गया है? मॉर्निंग बर्ड्स से इनका कंपेरिजन किया गया है। व्हाट एक्सक्यूज डू द रेग पिकर्स गिव फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल्स। देखो, जो रेग पिकर्स थे, लोग चप्पल नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं पहनने के पीछे लोग क्या एक्सक्यूज देते थे, क्या बोलते थे? तो कोई बोलते थे कि इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट। कोई बोलते हैं कि माँ खरीद नहीं देती है, मदर डोंट गिव। कोई बोलते हैं भाई ये ट्रेडिशन, एक क्या है, अभी का फैशन है, नहीं पहनेंगे चप्पल, एक तो लोगों का एटीट्यूड, एक फैशन, एक ट्रेडिशन है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, ये सब एक्सक्यूज इन लोग देते थे। व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। वही बात हुआ कि फिरोजाबाद की जो बेंगल इंडस्ट्री में जो भी वर्कर्स थे वो लोग गरीब थे। क्यों थे? अभी मैंने आपको बता दिया, सबके सब हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब, ऑल ऑफ दीज इसका हो जाएगा। अभी बता दिया, सबको ही हो जाएगा भाई, उनका वही प्रथा ही है, पेरेंट्स शामिल है, सोसाइटी है, जाति है, सब कि नहीं कोई दूसरा काम करना ही नहीं है, बस चूड़ियां बनाना है और गरीब रहना है, ये चीज हो जाएगा। आगे देखो, व्हाट डज द मेटाफोर रेट्रप इन द लेसन सिग्निफाई। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में रेट्रप जो चैप्टर इसमें क्या सिग्निफाई कर रहा है? इसमें एक्चुअल में ह्यूमन का जो, ह्यूमन में जो लालच है, ह्यूमन में जो लालच है और जो डिस्ट्रैक्शन है, इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ह्यूमन के लालच को, डिस्ट्रैक्शन को इस चैप्टर में सिग्निफाई किया गया है कि किस प्रकार से है। व्हाई डिड द ब्रिटिश वांट द पिजन टू पे, क्या है, कंपनसेशन। मतलब यहाँ पर जैसे चंपारण में एक टैक्स लगा दिया गया था किसानों के ऊपर कि तुम्हें अपने खेत पे क्या करना है, इंडिगो का खेती करना है, 15%, 15%, देखो 15% हो जाए, 15% यहाँ पर क्या करना है, अपने खेत में 15% तुमको यहाँ पर इंडिगो का खेती करना है, और सारा जो भी फसल आएगा तुमको अंग्रेजों को देना है। तो ये चीज था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, व्हाई चंपारण फेमस। चंपारण फेमस क्यों है? क्योंकि पहला जो सत्याग्रह आंदोलन है वो चंपारण में ही हुआ है 1917 में, इसलिए चंपारण हमारा फेमस है। फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917, इसलिए चंपारण हमारे क्या है, फेमस है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट सिगरेट डिड सोफी शेयर विथ हर ब्रदर। वो कौन सा सिगरेट है जो सोफी ने अपने भाई के साथ शेयर किया था? तो सोफी जो यहाँ पर डेनी केसी से जो मिला था, जो फुटबॉलर था उससे जो मिला था, यही सिगरेट अपने भाई को बताया था, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, व्हेन डज सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच द फुटबॉल मैच। कब गया था इन लोग देखने? तो सैटरडे के दिन गया था, सैटरडे हो जाएगा।
व्हाई डिड देयर फेवरेट टीम विन द मैच, तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ऑफ द गोल मेड बाय केसी, ठीक है, क्योंकि जो गोल है किसने मारा है, केसी ने मारा है, इसीलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, व्हाई सोफीज यंगर ब्रदर, सोफी के यंगर ब्रदर का नाम क्या है, तो डेरेक, इसके यंगर ब्रदर का नाम क्या है भाई, डेरेक है, याद रखो। यहाँ पर देख लो एक पॉइंट है, डेरेक जो है वो सोफी का यंगर ब्रदर है, जियोब जो है वो सोफी का एल्डर ब्रदर है, और डेनी केसी जो है ये एक फुटबॉल प्लेयर है, क्या है, फुटबॉल प्लेयर। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना। डेरेक भी ब्रदर है, जियोब भी है, डेरेक हमारा यंगर ब्रदर है और जियोब हमारा एल्डर ब्रदर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, Where does Sophie visit to meet कैसे in her imagination, अब यहाँ पर सोफी सपना में कैसे से भी मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, तो एक सीक्रेट प्लेस में मिल रहा है, केनल के सामने, तो ये सीक्रेट प्लेस नियर केनल, यहाँ पे ये मिल रहे हैं। आगे देखो, हाउ वाज कोठा मंगल सुब्बू ट्रीटेड इन द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो भाई उनके साथ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट वाला व्यवहार किया जाता है, बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, विथ हाई रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ हुम, ये मैंने आपको पहले भी बताया, तो मेकअप रूम में जो लड़का था वह किससे जलता था, किससे उनका ईर्ष्या था, तो सुब्बू से, कि सिब्बू बहुत सक्सेस कर रहा था और वो अपने बॉस के बहुत ही क्लोज था, इसीलिए ये हो जाएगा सुब्बू सक्सेस एंड हिज क्लोज, क्या है, क्लोजनेस टू द बॉस, ठीक है। चलते, जो ऑफिस बॉय जो था, मेकअप बॉय जो था, मेकअप रूम में जो बॉय था वह सुब्बू से बहुत ज्यादा जलता था। इसके बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पीपुल वेयर देयर इन एमआरए ग्रुप, तो एमआरए ग्रुप में 200 लोग थे और 20 नेशनलिटी से, यानी 20 देशों से यहाँ पर 200 लोग शामिल थे। देखो भाई यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जो हमारा फ्लेमिंगो जो है उसमें जो प्रो सेक्शन है, प्रो सेक्शन का सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिया, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, बस आप लोग इतना कर लीजिए, अगर आप लोग इतना करते भाई गारंटी देता हूँ कुछ भी नहीं छूटेगा आप लोगों का। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।